नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, एक नया एपिसोड और नया विषय लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ रहा हूं कि बीते सप्ताह आप एशियन अमेरिकन होटल ओनर्स एसोसिएशन आहुआ की कन्वेंशन में थे लॉस एंजलिस में, और उस दौरान टीवी एशिया के बूथ पर आपका कई लोगों से मिलना जुलना हुआ जो लगातार वास्तु लिविंग को देखते आ रहे हैं। पहले तो ये जान लूं कि किस तरह का तजुर्बा रहा उनसे व्यक्तिगत स्तर पर मिलने का। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स टीवी एशिया को भी कहना चाहूंगी, जो इतने सालों से मुझे मौका मिलता है कि आहुआ कन्वेंशन में जाके अपने जो वास्तु लिविंग के लॉयल व्यूअर्स हैं, उनके कई बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो वास्तु के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो वन on वन उनके साथ मिलने का और बात करने का एक मौका मिल जाता है। और स्पेशली ऐसी बातें जो कई बार वो शो में सुनते हैं, लेकिन कई बार उनको पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना चाहिए वास्तु लिविंग के बारे में। कई बार वो अपनी एडवाइस देते हैं, उनका जो फीडबैक होता है वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ताकि हम शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सके। तो उसके लिए मैं जो भी लोग हमें वहां पे मिलने आए थे, अपने ड्राइंग्स लेकर आए थे, जिन्होंने वास्तु के बारे में टीवी एशिया के माध्यम से हेल्प ली, और हमने वहां पे छोटी छोटी उनको जो भी एडवाइस जरूरी थी वो सारी बातें वन on वन करने का मौका मिला। उसके लिए मैं खास आने वाले को भी शुक्रिया करना चाहूंगी, और टीवी एशिया को भी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। बहरहाल पल्लवी जी, आज के विषय पर बातचीत करते हैं। देखिए, हमारा पिछला एपिसोड जो था वो दूषित वास्तु पर आधारित था, और उसको देखने के बाद बहुत से दर्शक हम तक पहुंचे ये जानना चाह रहे थे कि भाई कितना फर्क है दूषित वास्तु और वास्तु दोष में। देखिए, बहुत से लोगों को सिमिलर लग सकता है, लेकिन आज हम ज्यादा तवज्जो देना चाहेंगे वास्तु दोष पर। क्या फर्क है इन दोनों में, इसको भी थोड़ा सा एक बार फिर से समझा दीजिएगा। बुनियादी तौर पर आपने पिछले एपिसोड में समझाया ही था। हम खास वास्तु दोष पर बात करेंगे और किस किस तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं उन पर ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे हमारे आज के विषय के बारे में? जैसे हमने लास्ट टाइम दूषित वास्तु के बारे में बात की थी, वास्तु के अंदर जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से प्राप्त है, जैसे कि हमारे पुराने वेद ग्रंथ जो है, गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है, उसमें दूषित वास्तु का बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है हमें गरुड़ पुराण से मिलती है। शिव पुराण जो है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन वास्तु दोष के बारे में है। वास्तु दोष दो तीन तरह के अलग अलग होते हैं। एक होता है बिल्डिंग का वास्तु दोष, एक होता है जमीन का वास्तु दोष, जिसको हम आम लाइफ में प्लॉट सिलेक्शन या लॉट सिलेक्शन का वास्तु दोष बोल सकते हैं। और तीसरा होता है रहन सहन का, आपकी लाइफस्टाइल का वास्तु दोष। चौथा होता है आपका व्यक्तिगत वास्तु दोष। ये चार अलग अलग तरह के वास्तु दोष को वास्तु शास्त्र में ब्रेक डाउन किया गया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है। जमीन का जो वास्तु दोष है वो समझना बिल्कुल आसान हो जाता है कि जमीन का शेप कैसा होना चाहिए, उसका सिलेक्शन व्यक्ति के अनुसार और नेचर ऑफ बिजनेस के अनुसार, या नेचर ऑफ रहने वाले लोगों के परिवार के, फैमिली परिवार के घर के लिए किस तरह का होना चाहिए। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो लॉट की सिलेक्शन के साथ साथ डायमेंशन, उसका स्लोप के आसपास यानी कि एक्सटर्नल लैंड पोजीशन, लॉट के बराबर बिल्कुल पास में एक्सटर्नल लैंड पोजीशन में किस तरह का वास्तु दोष है। घर है, बिजनेस है, तो टी जंक्शन पे है, वाई जंक्शन पे है, एल जंक्शन पे है, उसके बिल्कुल नजदीक में कोई भी बहुत ज्यादा हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल के आसपास के वहां पे अरेंजमेंट है, हाई टेंशन बहुत बड़ा वास्तु दोष बन जाता है। अगर वहां पे बहुत ज्यादा पानी यानी कि वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी कौन सी दिशा में, उसका वास्तु दोष कैसे है। तो जमीन के साथ जुड़ा जो वास्तु दोष है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सटर्नल लैंड पोजीशन का वास्तु दोष, शेप डायमेंशन का वास्तु दोष, और प्रॉपर्टी सिलेक्शन यानी कि जो दिशा जिस व्यक्ति के लिए सिलेक्ट किया जाता है, प्रॉपर्टी की डायरेक्शन। प्रॉपर्टी सिलेक्शन का मतलब होता है जिस पर्पस के लिए वो सिलेक्ट किया गया है वो सही है कि नहीं, वो सब जमीन के वास्तु दोष है। स्ट्रक्चरल बिल्डिंग का जो वास्तु दोष होता है उसमें जो भी चीज प्लेसमेंट में की गई है, घर है तो आप जानते हैं कि आमतौर पे किचन, बेडरूम, बाथरूम जो भी स्ट्रक्चर बना है वो लेआउट कैसे है। बिजनेस है तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ट्रेडिंग चीज, लीज है, आपकी खुद की जमीन है, तो जो भी इनसाइड स्ट्रक्चर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर दिशाओं के हिसाब से है कि नहीं।
जो कलर्स कॉम्बिनेशन अप्लाई किए गए हैं वो नेचर ऑफ बिजनेस और व्यक्ति के अनुसार सही है कि नहीं, वो तमाम बातें स्ट्रक्चरल वास्तु दोष के साथ जाती है। फ्लोर प्लान का वास्तु दोष बोल सकते हो, आमतौर पे उसको स्ट्रक्चरल वास्तु दोष बोलते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु दोष होता है जो जिस व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। वास्तुशास्त्र कभी भी कॉमन नहीं होता है। वास्तुशास्त्र में दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जानना जरूरी होता है। एक होता है कुछ ऐसे वास्तु प्रिंसिपल जो यूनिवर्स लेवल पे सेम है, आपका घर हो मेरा घर हो, आपका बिजनेस हो मेरा घर हो, तमाम लोगों को कॉमन फॉलो करना पड़ता है, उसको आप यूनिवर्स वास्तु प्रिंसिपल बोल सकते हैं। उसमें कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज होता है वो वास्तु दोष बन जाता है और वो कॉमन वास्तु दोष होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, आपने काफी लोगों के पास से सुना है नॉर्थ ईस्ट दिशा में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे व्यक्तिगत वास्तु दोष नहीं है, ये कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो अगर उस तरह का वास्तु दोष है वो आपके लिए मेरे लिए इक्वली नुकसानदेह साबित होगा, उसमें कोई नहीं बच सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सल वास्तु दोष है। और कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, व्यक्तिगत चीज है, पर्सनल चीज है। वो वहां पे ऐसा होता है कि अगर आप पल्लवी छिलावड़ा का घर बना रहे हो तो आपको कैसे बनाना चाहिए, उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली, उनके परिवार के हिसाब से। आप किसी दिनेश पटेल का घर बना रहे हो तो आपको कैसे बनाना चाहिए, जो दिनेश पटेल के घर के लोग जो है, उनकी वाइफ हो, उनके माता पिता हो, अगर वो शादीशुदा नहीं हो तो उनके ब्रदर सिस्टर हो तो उसके साथ कैसा होना चाहिए। वो साल में कई बार बदल जाता है क्योंकि अगर वो शादीशुदा नहीं है फिर उसकी शादी होगी, बच्चे आएंगे, वो चेंज हो जाएगा, तो उसमें बदलाव आता रहता है। तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि जो कॉमन वास्तु दोष है इसमें है वास्तु दोष के प्रिंसिपल के अगेंस्ट होना और एक व्यक्तिगत वास्तु दोष के अगेंस्ट होना। और चौथा वास्तु दोष होता है जो बहुत ही कॉमन पाया जाता है, हर घर में बात बात पे मिल जाता है और बहुत ही सेंसिटिव वास्तु दोष बोल सकते हो। वो होता है आपकी लिविंग स्टाइल और लाइफस्टाइल की वजह से। आपका घर वास्तु के हिसाब से है, आपका लॉट वास्तु के हिसाब से है, फ्लोर प्लान डिजाइन वास्तु के हिसाब से की है, इंटीरियर डेकोरेशन वास्तु के हिसाब से किया है, लेकिन आपने घर में एंटर करने के बाद डिसाइड किया कि मुझे मेरा जो एंट्रेंस के बाद ऑफिस की व्यवस्था है वो सही दिशा में है, लेकिन मुझे अपनी जो चेयर पोजीशन है वो साउथ फेसिंग रखनी है। तो आपने अपना जो प्लेसमेंट है, आपने अपनी खुद की जो अरेंजमेंट की है वो कई बार पूरी जानकारी ना होने की वजह से गलत तरह से की है और आप कॉन्स्टेंटली 100% वास्तु के घर में, 100% वास्तु की ऑफिस में कॉन्स्टेंटली साउथ फेसिंग, जो कि मान लेते हैं कि आपके लिए अच्छा नहीं है या जिस व्यक्ति के लिए उसके लिए अच्छा सूटेबल डायरेक्शन नहीं है, तो वो अपनी इनऑस्पिशियस डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली बैठ के काम करता है और उसकी वजह से कई बार उसको प्रॉब्लम और इश्यू आते हैं। जितना वो काम करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उतना पीछे हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल की कई बार आपकी लिविंग स्टाइल और लाइफ स्टाइल से वास्तु दोष होता है कि आपका बेडरूम सही बना है। कल ही की मैं बात करूं, कल मैं ह्यूस्टन टेक्सास में थी, मैंने एक घर देखा, उसमें काफी सारी ईस्ट फेसिंग घर था, नॉर्थ ईस्ट का गराज था, बाकी सारी चीज सही बन रही थी। हस्बैंड वाइफ जो थे उसमें थे, वाइफ जो थी वो रियल्टर थी, तो आप समझ सकते हो कि रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से उनका प्रोसेस डिफरेंट था। तो उन्होंने अपने मास्टर बेडरूम में नॉर्थ फेसिंग बेड लगा दिया था। मैंने कहा कि फॉर्चुनेटली ये नॉर्थ ईस्ट आपको सूट करता है, हर एक को सूट नहीं करता है, बट फॉर्चुनेटली आपको सूट करता है। आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पावरफुल है। अब यहाँ पे सब सही जा रहा है, तो बेड पोजीशन को अगर आप बदल देते हो, ईस्ट टू वेस्ट कर लो, वेस्ट टू ईस्ट कर लो, साउथ टू नॉर्थ कर लो, कमरे में पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वो बोले कि मैं रियल्टर हूँ तो मैंने बेडरूम के एस्पेक्ट से ये बनाया है कि बेड ऐसे ही रहे तो सही, आप रेमेडी करो। अब देख सकते हो कि कितनी छोटी सी बात है, बहुत सारी चीजें सही है। नॉर्थ फेसिंग सोना उनके लिए सही नहीं था क्योंकि वो कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता था। जैसे मैंने कहा कि कुछ कॉमन वास्तु दोष है, नॉर्थ फेसिंग सोने की व्यवस्था हर किसी के लिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से गलत है। काफी बार हमने टीवी एशिया के प्रोग्राम में बताया है कि नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स होता है, आपकी सर की पोजीशन नॉर्थ फेसिंग होती है, तो नॉर्थ टू नॉर्थ यानी कि हायर एनर्जी होने की वजह से वो हेल्थ वाइज नेगेटिव थिंकिंग कर देता है, बहुत सारी इश्यू क्रिएट करता है, और वो ऑलरेडी फेस कर रहे थे, वो ही पर्पस से वो कंसल्टेशन कर रहे थे। तो एक छोटी सी सजेशन दी गई थी कि आप अपनी बेड पोजीशन को बदल दो, लेकिन वहां पे भी क्लाइंट का आंसर ये था
कि आप रेमेडी कर दो लेकिन मुझे बेड नहीं बदलना है। तो इसका मतलब होता है कि कई बार आपने जो व्यवस्था की है, आपने जो अरेंजमेंट किया है, आपने जो व्यवस्था अपने लिए बनाई है जिंदगी जीने के लिए उस घर में या बिजनेस लोकेशन में, जो आपने एम्प्लॉय की सीटिंग अरेंजमेंट की है, उसकी वजह से वास्तु दोष खड़ा हो जाता है, जिसमें ज्यादातर होता है सिटिंग पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन, फेसिंग, जब आप कुकिंग वगैरह करते हो तो उसकी फेसिंग पोजीशन। स्ट्रक्चरल इसमें कोई खामी नहीं है, आपके रहन सहन के तरीके गलत है और उससे वास्तु दोष खड़ा होता है। ये 3-4 तरह के वास्तु दोष में अलग अलग तरह के उपाय है। मैं छोटे छोटे उपाय भी आपको देना चाहूंगी और कई बार डिपेंड करता है कि सारे दोष एक साथ है, कुछ लाइफस्टाइल का है, कुछ स्ट्रक्चर का है, कुछ लॉट का है, कुछ कॉमन प्रिंसिपल का है, डिपेंड करता है। रेगुलर प्रैक्टिस के दौरान कंसल्टेंट लोगों को अलग अलग तरह से वास्तु दोष मिलते हैं और सारे वास्तु शास्त्र के जो भी आपने इंफॉर्मेशन, जो इतनी भी आप बुक पढ़ते हो, उसमें मैं बता दूं कि आपको कभी भी उपाय आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वास्तु शब्द पूरा विषय ऐसा है कि उसके सवाल वही मिलते हैं जहां पे ऑन साइट लोकेशन पे जवाब होते हैं, पहले से प्रिपेयर करके जवाब नहीं हो सकते। जी, पल्लवी जी, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि किस किस तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं। देखिए, अब लॉट का वास्तु दोष हो, स्ट्रक्चर का वास्तु दोष हो, लाइफस्टाइल से जुड़ा जो वास्तु दोष हो, रख रखाव से जुड़ा जो वास्तु दोष हो, इसमें कौन सा ऐसा वास्तु दोष, देखिए वास्तु दोष तो वास्तु दोष है, लेकिन कौन सा ऐसा है जो ज्यादा खराब हो सकता है, यानी लॉट बहुत ज्यादा खराब हो सकता है या लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा खराब हो सकता है? मतलब कौन सा ऐसा है जो कम नुकसानदेह है और कौन सा ऐसा है जो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर टू द स्केल अगर हम मेजर करते हैं कि जो आम आदमी के जीवन में वास्तु दोष शब्द का प्रयोग करते हैं, उसमें सबसे गहरा वास्तु दोष क्या होता है, तो वो सबसे डैमेज करने वाला और आपको किसी भी वजह से आप उस नुकसान से अपने आप को समझते नहीं हो तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उसके उपाय नहीं करते हो, तो वो होता है जो वास्तु प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के अगेंस्ट, क्योंकि वो यूनिवर्स वास्तु दोष है, वो हर एक को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे हम जैसे अगर कहीं बिजनेस करते हैं तो हमें उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, हम वहां पे अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे कॉमन प्रिंसिपल बताए गए हैं और कुछ गहरे वास्तु दोष है। तो ये जो वास्तु यूनिवर्सल वास्तु प्रिंसिपल है, उसमें जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो बहुत गहरा वास्तु दोष हो जाता है, उसके डैमेजेस, उसके नुकसान काफी बड़े गहरे हो जाते हैं। अगर टू द स्केल अगर हम मेजर करते हैं तो उसके बाद का जो वास्तु दोष आता है वो होता है लॉट का। लोग, आम आदमी वास्तु शास्त्र को समझ के बहुत गलत तरीके से उनका अप्रोच होता है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये होता है कि मेरी सीढ़ियां कैसी बनी हुई है, मेरा किचन का गैस कहाँ पे लगा हुआ है, मेरा बेड कहाँ पे है। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट वहां से शुरुआत नहीं करते हैं। वास्तु कंसल्टेंट ये देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम वास्तु शास्त्र को अप्लाई करते हैं तो हम अपने कॉमन प्रिंसिपल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि हर बिजनेस, हर घर पहले लॉट में होता है, पहले लॉट आता है उसके बाद घर आता है। पहले हम फादर के बारे में बात करते हैं, फिर हम उसके बेटे के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत फादर, उसके ग्रैंडफादर, वहां से शुरू होती है। एग्जैक्टली कुछ वैसे ही पहली शुरुआत लॉट की होती है। तो सेकंड वास्तु दोष होता है लॉट का, तीसरा आता है स्ट्रक्चर का, और सबसे चौथा और इनोसेंट वास्तु दोष होता है आपकी लाइफस्टाइल और लिविंग स्टाइल का। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से हम आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। देखिए, समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं। वास्तु दोष के निवारण क्या है, ये पल्लवी जी से जानेंगे हम ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले तरह तरह के वास्तु दोष को समझा, यहाँ से आगे
दर्शकों को इन समस्याओं का, वास्तु दोष का समाधान बताने का थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि बताइए कि किस तरह से अब कुछ चीज़ें, जैसे आपने खुद ही कहा कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से बनी हुई हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑन लोकेशन पहुँच कर के एक वास्तु कंसल्टेंट जो समझता है अपने सब्जेक्ट को अच्छे से, उसकी पकड़ है उस पर, वो बता सकता है कि क्या-क्या समाधान हो सकते हैं। शुरुआत लॉट से करते हैं, फिर स्ट्रक्चर पे जाएँगे, फिर लाइफ़स्टाइल पे जाएँगे। तो लॉट के अंदर जो वास्तु दोष होते हैं, उनका निवारण किस तरह से किया जा सकता है? सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी प्रैक्टिस में ये बात शेयर करना चाहूँगी कि जब बहुत सालों पहले मैंने अपने पिताजी से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने सीखा, तो मैंने उनको एक सवाल पूछा था कि मैं आपके जैसा प्रिडिक्शन और आपके जैसा कब कर पाऊँगी? क्योंकि जो भी आते थे उनको एप्रिशिएट करते थे, उनकी तारीफ़ करते थे, तो मेरे को लगता था कि म मेरे पिताजी काफ़ी नॉलेजेबल है, वो सक्सेसफुल है, तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं इनके जैसा कैसे बन सकती हूँ। तो उन्होंने सिर्फ़ ये कहा था कि जितना मैं जानता था, मैंने सारा आपको सिखाया। फिर भी आप मेरे जैसा काम तब तक नहीं कर सकते हो, जब तक आपकी खुद की लाइफ़ में अपने अनुभव और प्रैक्टिस से इतने साल इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होती है। एक्सपीरियंस जो होता है, उससे बड़ा वास्तुशास्त्र में और कोई दूसरा आपका अनुभव से ज़्यादा कोई बड़ी डिग्री नहीं हो सकती है। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि वहाँ पे आपके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन आंसर आपके पास रेडी नहीं होते हैं। आंसर आपको ऑन साइट लोकेशन पे मिलते हैं। तो जितना आपको अनुभव होता है, अलग-अलग तरह की साइट आती है, अलग-अलग तरह के लोग आते हैं, ये बहुत बड़ा गहरा विषय है। तो आप अपने अनुभव के दौरान ही धीरे-धीरे सीखते हो और कैसे उपाय किए जाएँगे, वो आपको कई बार ऑन साइट लोकेशन पे आपकी मैच्योरिटी, आपका अंडरस्टैंडिंग, कितना टाइम से आप वास्तु की प्रैक्टिस करते हो, वो समझ के आप अपने अनुभव से उसके जवाब ढूँढ सकते हो। सवाल तैयार है, जवाब तैयार नहीं है। ये बात मेरे को आज समझ में आती है। मैं शायद अभी भी यही कहूँगी कि उनके जितना लेवल मेरा अभी तक नहीं है, जबकि मैं 1989 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कई बार अगर कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के अंदर भी दोष होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोगों के बने-बनाए अमेरिका में जो प्रोडक्शन बिल्डर होम होते हैं, लोग बोलते हैं कि आप उसका वास्तु करोगे, ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है, अभी-अभी हमने खरीदी है, एचओए है, हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। सेंटर पार्ट में सीढ़ियाँ हैं, सेंटर पार्ट में ब्रह्मस्थान के अंदर बाथरूम है, आप कैसे उसको ठीक करोगे? तो मैं उसको बोलती हूँ मैं बिना तोड़-फोड़ ठीक कर सकती हूँ। तो दे सरप्राइज़ कि ये कैसे करेगी? बट मुझे पता है कि बिना प्रोडक्ट रेमेडी मैं उन चीज़ों को फिक्स कर सकती हूँ। मेरी बहुत सारी चीज़ों में स्पेशलाइज़ेशन है, लीगल इश्यू में स्पेशलाइज़ेशन है। पानी वाटर बॉडी के आस-पास कोई भी गहरा वास्तु दोष है, उसको मैं बिना तोड़-फोड़ फिक्स कर सकते हैं। ब्रह्मस्थान का वास्तु दोष फिक्स कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर टॉयलेट है जो कि कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, उसको हम लोग बिना तोड़-फोड़ फिक्स कर सकते हैं। तो पहले हमने अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत ऐसी की है कि जो कॉमन वास्तु प्रिंसिपल है, जिसका कोई उपाय नहीं है, उसके जवाब पहले ढूँढना शुरू करो। और उसमें कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, लेकिन ऑन साइट लोकेशन पे ही बिल्डिंग को कई बार अलग-अलग तरह के शेप के माध्यम से चेंज करके, कंट्री के हिसाब से या एचओए के परमिशन के हिसाब से जो पॉसिबिलिटी होती है, हाई राइज बिल्डिंग हो, फ्री स्टैंडिंग बिल्डिंग हो, अगर आपका सिंगल फैमिली होम हो, टाउन होम हो, ऑन साइट लोकेशन के हिसाब से हम लैंडस्केपिंग की हेल्प लेके, फैंस वगैरह की हेल्प लेके, कई बार उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ जगह के अंदर कुछ खास तरह के हम जमीन के अंदर अंडरग्राउंड रेमेडी के लिए हेल्प लेके इस चीज के उपाय कर सकते हो। तो उपाय जरूर है, लेकिन जो कॉमन वास्तु प्रिंसिपल होते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है जो आपको एक्सपीरियंस के थ्रू ही पता चलेगा। आप नए नए कंसल्टेंट हो, अभी अभी सीखा है, तो आप उस लेवल पे काम नहीं कर सकते। वास्तु कंसल्टेंट को हायर करने के लिए भी कॉमन पब्लिक को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जितना ज्यादा आदमी अनुभवी होता है, उम्र से अनुभवी नहीं चाहिए, वास्तु की प्रैक्टिस से अनुभव चाहिए, उतना ज्यादा आप उससे अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। क्योंकि कॉमन वास्तु प्रिंसिपल की एक स्पेशलाइजेशन ये है कि आप एक चीज को फिक्स करने जाते हो तो 3 वास्तु दोष खड़े हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मैंने बहुत लोगों को दिया है। अगर किसी ने ये कहा कि आपका किचन गलत दिशा में है, तो आपके घर में 2 वास्तु दोष हो जाएंगे। पहले, वो किचन जहां होना चाहिए वहां पे नहीं है, तो वो एक वास्तु दोष है। जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे वो है, दूसरा वास्तु दोष है। और तीसरा, जहां पे किचन है, जहां पे एक्चुअली वो जो एलिमेंट होना चाहिए था, वो वहां पे नहीं है, तो 3 वास्तु दोष अपने आप बन जाएंगे। तो अगर किसी बंदे ने उस किचन की रेमेडी की, लेकिन उसने बाकी की 2 चीज नहीं की, कि जो किचन है वहां पे उस वास्तु दोष को क्वाइट कर दिया, नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस कर दिया, लेकिन जहां पे किचन होनी चाहिए थी वहां पे तो एनर्जी नहीं है, उसको भी बढ़ानी पड़ेगी।
जहाँ पे गलत किचन है जिसको आपने रेक्टिफाई किया, वो एलिमेंट उस घर का मिसिंग एलिमेंट है, उसको भी फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर उन्होंने तीनों चीजें एक साथ नहीं की तब आपको 100% रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो कई बार बहुत सारी चीजें, बहुत एक्सपीरियंस के बाद, मैं भी आपसे बात करें तो मुझे अपने सारे केसेस याद आ रहे हैं, सारे केस स्टडी याद आ रहे हैं, क्योंकि मैं इतने सालों से अलग अलग कंट्री में प्रैक्टिस करती हूँ, ग्लोबली प्रैक्टिस करती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ आसानी से शेयर कर सकती हूँ। पल्लवी जी, बहुत ये भी जरूरी था कि दर्शकों को समझ आए कि एक एमेच्योर और सीजन वास्तु कंसल्टेंट में क्या फर्क है और वो क्या क्या बदलाव ला सकता है। सवाल जो लॉट पर आधारित था कि लॉट का अगर वास्तु दोष बिगड़ा हुआ है तो उसको किस तरह से फिक्स किया जाए। लॉट का वास्तु दोष मैंने अपनी प्रैक्टिस में सबसे आसान समझा है। कई बार ऐसा होता है कि एक आपका लॉट है, मान लेते हैं कि वो शेरमुखी है, सबको पता है शेरमुखी लॉट किसको बोलते हैं, जो आगे से बड़ा होता है, पीछे से छोटा होता है। अब उसके लिए अभी मेरे एक क्लाइंट है जो फोर्ट मायर्स में है, डॉक्टर है, वो इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, उसका काफी बड़ा शेप है। तो मैंने उनको कहा कि बाजू वाला जो स्टोर है, गैस स्टेशन है उसके बाजू में, अगर वो बेच रहा है तो आप उसको ले लो, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए गोल्ड माइन बन जाएगी। दे ट्राई एवरीथिंग, उन्होंने कोशिश की, उसको कन्विंस करने की कोशिश की, सब किया, नहीं हुआ। वो वापस आ गए कि नहीं हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम किसी का ले नहीं सकते, लेकिन हम अपनी जगह को कट डाउन करके अपना शेप तो बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा पल्लवी कर ले। ठीक उसी तरीके से कभी भी शेप ऑफ द लॉट के कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप अपनी खुद के लॉट को आप शेप, एक नया शेप देके, जो पुराना शेप है उसको भूल जाओ, लेकिन अपने लॉट के अंदर एक नया शेप देके आप उसको फिक्स कर सकते हो। एक्सटर्नल लैंड का कोई वास्तु दोष है तो वहां पे उस कंडीशन में मेजोरिटी मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट जो है वो लैंडस्केपिंग की सिंपल हेल्प से लिया है। मेरे ह्यूस्टन टेक्सास में, कैलिफोर्निया में स्लोप डाउन होता है घर के पीछे, ह्यूस्टन वगैरह में वाटर बॉडी के आसपास कुछ घर होते हैं। तो जब वाटर बॉडी आपके घर के पीछे होगी तो ऑब्वियसली स्लोप डाउन हो ही जाएगा, क्योंकि तभी आप पानी को सेव कर सकते हो। अब आपके घर के बैकयार्ड में वेस्ट पड़ता हो, साउथ पड़ता हो, साउथ वेस्ट पड़ता हो, नॉर्थ वेस्ट पड़ता हो, तो अपने आप में गहरा वास्तु दोष हो जाएगा, क्योंकि वो कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के अगेंस्ट है कि वहां पे स्लोप डाउन है प्लस पानी है, वहां पे स्लोप डाउन है और गहरी खाई है। तो उस कंडीशन में हम लैंडस्केपिंग की रेमेडी की हेल्प लेते हैं। जी, दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग। आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं वास्तु दोष विषय पर। इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए पहले उनसे जानते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, टिप ऑफ द वीक क्या है? इस प्रोग्राम में हम कॉमन वास्तु दोष के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, कुछ चीजें ऐसी होती है, छोटी छोटी टिप्स जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, जो कई बार घर का, बिल्डिंग का, स्ट्रक्चर का वास्तु दोष हो, उसके बावजूद भी आप घर के बाहर काम करने जाते हो, या आपके साथ कोई भी ऐसे जहाँ पे आप सिर्फ अपना पर्टिकुलर कोई एक टाइम बिंग, एक सवाल के हिसाब से आप अपना जवाब ले सकते हो। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि वास्तु में कुछ ऐसी कॉमन डायरेक्शन है जो ज्यादातर बहुत अच्छा फायदा करती है, और उसमें 2023 के अनुसार ईस्ट बहुत अच्छी दिशा है। तो कई बार आप अपने हिसाब से, अपने सूटेबल एलिमेंट के हिसाब से कुछ चीजें अपने पास रखते हो। आप अपने पॉकेट में रख सकते हो, वॉलेट में रख सकते हो, अटैची में रख सकते हो, तो आपको फायदा करती है। और 2023 के हिसाब से कोई भी सैंडलवुड की चीज अगर आप अपने पास रखते हो और नई अपॉर्चुनिटी के लिए कोशिश करते हो और काम वहीं पे रुका हुआ हो, वहां पे आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। कोई भी मटेरियल खरीद सकते हो, क्वांटिटी की भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जितना चाहे रख सकते हो। आप अपने वॉलेट में, अगर फीमेल हो तो आप अपने, मतलब जो भी तरह से आप अपने पास रखना चाहते हो, अपने बैग में, पर्स में, जैसे भी रखना चाहते हो, स्मॉल, छोटा सा, लाइक आप अपने पास कोई ऐसा कैरी ऑन रखते हो तो उसके साथ रख सकते हो, अलग अलग तरह से, लेकिन कॉन्स्टेंटली 365 डेज रखना पड़ेगा तो आपको फायदा हो सकता है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से यदि आप सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु।